फर्स्ट MK अल्ट्रा एक्सपेरिमेंट। क्या कभी आपने सोचा है, अगर आपकी यादें आपकी अपनी ना हो, अगर किसी ने आपकी नींद में कुछ बदल दिया हो, सोच, डर, चाहत, और आपको पता भी ना चले। एक दिन सुबह उठो और तुम्हें कुछ ऐसा याद आए जो तुमने कभी किया ही नहीं। तो क्या वो तुम थे या कोई और जो तुम्हारे दिमाग की चाबी ले गया था? 1953 की एक पुरानी सरकारी बिल्डिंग, दीवारों पर फिंगरप्रिंट नहीं, बस सन्नाटा। कमरा नंबर 101, एक टेबल, उस पर रिकॉर्डर और उसके पीछे बैठा एक आदमी धुआं उड़ाते हुए किसी और की जिंदगी का स्क्रिप्ट लिख रहा है। कोने में एक कुर्सी है जिस पर कोई बैठा है, चुपचाप। उसकी आंखें आधी खुली हैं, लेकिन वो जागा हुआ नहीं लगता। पास में एक फाइल रखी है, MK अल्ट्रा सब प्रोजेक्ट 68, और टेप अब चल पड़ा है। धीरे धीरे अंदर कुछ बदलने लगता है। MK अल्ट्रा एक असली प्रोजेक्ट CIA द्वारा शुरू किया गया माइंड कंट्रोल के लिए। 1950 से 70 तक उन्होंने सीक्रेट एक्सपेरिमेंट्स किए। LSD दिया गया बिना बताए, हाइप्नोसिस, इलेक्ट्रोशॉक, आइसोलेशन, सब कुछ। कई लोगों को पता ही नहीं था कि वो हिस्सा थे एक हिडन एक्सपेरिमेंट का। एक साइकाइट्रिस्ट था, डॉक्टर इवन कैमरन। उसने पेशेंट्स पर एक्सट्रीम मेथड्स यूज किए, उन्हें ब्लैंक स्लेट बनाने के लिए, पुरानी यादें मिटा देना और फिर नई चीजें इम्प्लांट करना, जैसे दिमाग कोई मिट्टी हो और डर एक बीज। सोचो, अगर किसी ने तुम्हारा ट्रस्ट डिलीट कर दिया हो, अगर फियर को अंदर बो दिया गया हो, वो भी बिना इजाजत। माइंड, हमारा सबसे पर्सनल स्पेस, क्या वो भी चोरी हो सकता है? MK अल्ट्रा ने यही दिखाया कि आइडेंटिटी इल्यूजन हो सकती है। किसी का नाम, पसंद, लैंग्वेज, इवन लव, सब कुछ रिप्रोग्राम किया जा सकता है। ह्यूमन माइंड इतना फ्रेजाइल है और उतना ही ओपन। सॉफ्ट सजेस्शन भी एक छाया बन सकती है जो जीवन भर पीछा करे। इस प्रोजेक्ट के दस्तावेज सालों तक छुपाए गए। 1973 में बहुत कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया गया, लेकिन कुछ फाइलें बच गईं। जो सामने आया वो किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। Thousands of pages, voices without names. People lost time, lost memory, lost themselves. और सबसे अजीब बात, बहुत से सब्जेक्ट्स को आज तक पता नहीं चला कि उनके साथ क्या किया गया था। शायद वो अब भी सोचते हैं, मैं हमेशा ऐसा ही था। लेकिन क्या वो थे, या किसी और के विस्पर का असर? तो जब तुम अगली बार मिरर देखो और कुछ अनफेमिलियर महसूस हो, एक ख्याल जो तुम जानते हो कि तुम्हारा नहीं है, रुक कर सोचो, क्या सब कुछ जो तुम हो वो तुमने खुद चुना है, या कोई और था जो बहुत साल पहले एक डार्क हॉलवे में बैठा था, तय कर रहा था कि तुम्हें कौन सा सपना दिखाना है और कौन सा भूल जाना है? सेकंड डेविड राइमर केस एक्सपेरिमेंट। कभी कभी हम इंसान को पिघलती हुई मोम की तरह समझ लेते हैं, जैसे बस थोड़ा सा दबाव और वो नया रूप ले लेगा। लेकिन क्या होता है जब कोई बच्चा एक झूठी पहचान पहनकर बड़ा होता है और वो पहचान इतनी गहरी हो कि खुद को उतारते हुए उसकी आत्मा भी छिल जाए? क्या जेंडर सिर्फ एक रोल है, या कुछ ऐसा जो रगों में बहता है, अनकहा लेकिन अटल? एक ठंडी सुबह थी। अस्पताल की खिड़की के बाहर धुंध फैली हुई थी। अंदर एक बच्चा अपनी ट्विन ब्रदर के साथ रूटीन चेकअप में आया था। सर्कमसिजन होना था, लेकिन मशीन खराब थी। गलती हो गई और वो बच्चा, डेविड, हमेशा के लिए बदल गया। डॉक्टर ने कहा, रेज हर एज अ गर्ल। पेरेंट्स कंफ्यूज थे, लेकिन भरोसा किया। डेविड अब ब्रेंडा बन चुका था, लेकिन सिर्फ बाहर से। अंदर कोई पुकार रही थी किसी और नाम से। डॉक्टर जॉन मनी, एक जाने माने साइकोलॉजिस्ट, ने इस केस को लिया। उसका मानना था कि जेंडर सिर्फ एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, कि अगर किसी बच्चे को अपोजिट जेंडर में पाला जाए तो वो वैसे ही बन जाएगा। ब्रेंडा को ड्रेसेस पहनाए गए, डॉल्स दिए गए, कहा गया यू आर अ गर्ल। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी हुई, कुछ टूटता गया। उसकी चाल, उसकी लैंग्वेज, उसकी पसंदें, कुछ भी उस रोल में फिट नहीं बैठती थीं। और हर सेशन में
उसे बार बार रोल प्ले कराया गया, फीमेल बिहेवियर सिखाया गया। बट इनसाइड डेविड नेवर लेफ्ट। जब ब्रेंडा 14 साल की हुई तो सब सामने आ गया। पेरेंट्स ने सच बताया एंड फॉर द फर्स्ट टाइम चीजें साफ हुई, पर दर्द के साथ। डेविड ने अपनी आइडेंटिटी रिक्लेम की, हॉर्मोन्स, सर्जरीज, थेरेपी, लेकिन वो साल जो बीत चुके थे वो एक वॉइड की तरह थे। एक आइडेंटिटी जो दी नहीं गई थी, छीनी गई थी। एंड इवन आफ्टर बिकमिंग हिमसेल्फ अगेन, कुछ खाली रह गया, कुछ ऐसा जो कभी डेवलप ही नहीं हो पाया। ये एक्सपेरिमेंट एक मिथ की तरह कोलैप्स हुआ। डॉक्टर मनी की थ्योरी कि आइडेंटिटी को डिजाइन किया जा सकता है, शैटर्ड। डेविड ने अपनी लाइफ में कई बार कोशिश की खुश होने की, शादी की, काम किया, लेकिन चाइल्डहुड का वो वैक्यूम साथ नहीं छोड़ा। 2004 में डेविड ने खुद को खत्म कर लिया और उसके साथ साइकोलॉजी की एक बड़ी भूल भी दफन हो गई। बट द क्वेश्चन स्टिल लिंगर्स, हाउ मच ऑफ अस इज आवर्स एंड हाउ मच इज समवन एल्सेस एक्सपेरिमेंट। तो जब तुम अपने नाम से जुड़ते हो या मिरर में खुद को पहचानते हो, जरा सोचो, क्या तुम्हारी आइडेंटिटी तुम्हारी है या बचपन में किसी ने सॉफ्टली विस्पर करके कह दिया था तुम ये हो और तुमने मान लिया क्योंकि और कोई रास्ता नहीं था। 3. द वेल ऑफ डिस्पेयर एक्सपेरिमेंट। कभी सोचा है अगर इंसान को बिल्कुल अकेले छोड़ दिया जाए, बिल्कुल पूरी तरह, तो क्या उसकी आत्मा भी धीरे धीरे गलने लगती है? कोई आवाज ना हो, कोई स्पर्श नहीं, बस दीवारें और एक सन्नाटा जो हर सांस पर भारी पड़े। एक जगह थी जहां ऐसा किया गया, जैसे किसी ने इंसान के माइंड को कांच की बोतल में बंद कर दिया हो और फिर धीरे धीरे उस पर ढक्कन कस दिया हो। एक छोटा सा डार्क चेंबर, कोई खिड़की नहीं, कोई रोशनी नहीं, सिर्फ एक मेटल बाउल, थोड़ी सी गंध और एक इन्फेंट मंकी, हिलता नहीं, बोलता नहीं। हैरी हार्लो ने इसे द वेल ऑफ डिस्पेयर कहा। एक ऐसा बॉक्स जिसमें मंकी को 30 दिन तक अकेले बंद रखा गया, प्यार से दूर, मां से दूर, बस अपनी ही शैडो के साथ लॉक्ड इन। हर मिनट वहां 1000 साल सा महसूस होता था और बाहर निकलने के बाद भी वो मंकी कभी नॉर्मल नहीं रहा। हार्लो का सवाल सिंपल था, क्या लव और कनेक्शन बेसिक जरूरत है या लग्जरी? तो उसने इसका उल्टा किया, सब कुछ छीन लिया। नो वार्मथ, नो साउंड, नो प्रेजेंस। मंकीज धीरे धीरे अपनी ही बॉडी से खेलते थे, दीवार से टकराते थे और कुछ तो बस बैठकर चुपचाप अपनी आंखें मूंद लेते थे। कुछ वापस लाए गए, लेकिन वो कभी प्ले नहीं कर पाए। ना क्यूरियोसिटी, ना अटैचमेंट, बस एक ब्लैंक साइलेंस, लाइक समथिंग इनसाइड हैड परमानेंटली स्विच्ड ऑफ। ये एक्सपेरिमेंट चुपचाप चीखता था कि बिना अफेक्शन इंसान सिर्फ जिंदा रह सकता है, जी नहीं सकता। That love isn't optional, it's oxygen. And when you take that away, the soul doesn't rebel, it fades. बिना किसी ड्रामा के, धीरे धीरे, जैसे कोई फोटो बारिश में धुल जाए। हार्लो ने इसे डिस्पेयर कहा, लेकिन असल में ये एक ब्रोकन मिरर था जिसमें हमने देखा कि टच और केयर सिर्फ इमोशनल नहीं, बायोलॉजिकल जरूरतें हैं, और जो उनसे दूर होता है वो सिर्फ लोनली नहीं होता, वो अनमेड हो जाता है। अ माइंड विदाउट मिरर्स कांट नो इटसेल्फ। और बिना किसी और के प्रेजेंस के आइडेंटिटी भी डिसॉल्व हो जाती है, जैसे कोई गाना जो अधूरा रह गया हो। तो जब तुम अगली बार रात में अकेले जागो और तुम्हें अपने कमरे की दीवारें ज्यादा भारी लगें, तो सोचो कितनी चीजें हैं जो हमें इंसान बनाए रखती हैं। एक टच, एक आवाज, एक सांस जो हमारी सांस से मिलती हो, और उनके बिना शायद हम सब भी एक इनविजिबल चेंबर में ही रह रहे हैं, जिसे कोई नाम से नहीं पुकारता, लेकिन हर कोई कभी ना कभी वहां जाता जरूर है। फॉर द पिट ऑफ डिस्पेयर एक्सपेरिमेंट विथ ह्यूमंस। कुछ जगहें बाहर नहीं होती, वो हमारे अंदर बनती हैं। एक ऐसा कमरा जहां रोशनी नहीं जाती और वक्त टिक टिक करना भूल जाता है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप जिंदा हैं लेकिन किसी और के सपने में फंसे हुए?
कुछ लोग इस जगह को डिप्रेशन कहते हैं। हार्लो ने इसे द पिट ऑफ डिस्पेयर कहा, लेकिन इंसानों के लिए ये एक और नाम था, आइसोलेशन थेरेपी। 1970 में प्रिजन्स और मेंटल हॉस्पिटल्स ने एक तरीका अपनाया, सॉलिटेरी कन्फाइनमेंट। बिना खिड़की वाला कमरा, ना समय का कोई सुराग, ना इंसान की कोई आवाज, सिर्फ दीवारें और वो विचार जो अंदर घूमते रहे 24 घंटे, 7 दिन, 30 दिन, कभी कभी सालों तक। हर चीज धीरे धीरे धुंध बन जाती है, आपका नाम, आपकी इच्छा, आपकी भाषा तक। बस बचती है एक आवाज जो कहती है कुछ है जो ठीक नहीं है। स्टडीज ने दिखाया कि कुछ ही दिनों में हेलुसिनेशंस शुरू हो जाती हैं। पीपल स्टार्टेड सीइंग लाइट्स, हियरिंग विस्पर्स, अपने ही शैडो से डरने लगते थे। माइंड, जिसे हम सबसे मजबूत मानते हैं, वो घुटने टेक देता था। कुछ ने दीवारों में सिर मारा, कुछ ने खुद से बातें शुरू कर दी और कुछ बस सोते रहे, होपिंग कि जब जागेंगे ये सब खत्म होगा। बट वेन यू स्लीप इन अ बॉक्स विद नो टाइम, यू फॉरगेट हाउ टू वेक अप। साइकोलॉजिस्ट ने इसे टेस्ट नहीं, टॉर्चर कहा। और फिर भी ये जगह बंद नहीं हुई क्योंकि ये लीगल थी और किसी को सच में फर्क नहीं पड़ा कि दिमाग अंदर से टूट रहा है। आइसोलेशन इजंट साइलेंस, इट्स इरेजर। धीरे धीरे जैसे कोई पेज फाड़ता जाए, एंड सून देयर इज नथिंग लेफ्ट टू रीड। ये एक्सपेरिमेंट इंसानों के लिए डिजाइन नहीं किया गया था, लेकिन फिर भी हम उसमें डाल दिए गए, बाय सिस्टम्स, बाय पनिशमेंट, बाय इग्नोरेंस। और हर बार एक ही इल्यूजन दोहराया गया कि किसी को अकेला छोड़ देने से वो ठीक हो जाएगा। बट सॉलिट्यूड डजंट हील, इट हॉलोज। तो जब तुम अगली बार किसी को चुप देखो, या जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा माइंड खुद से दूर होता जा रहा है, तो खुद को याद दिलाओ, कनेक्शन इज सर्वाइवल। इवन अ विस्पर कैन सेव समवन। क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ी सजा एक बंद दरवाजा नहीं होती, बल्कि वो खामोशी होती है जो उस दरवाजे के पीछे सालों तक बजी रहती है। 5. द मॉन्स्टर मेकर फेक डेथ एक्सपेरिमेंट। क्या होगा अगर आपको बताया जाए कि आपने किसी की जान ली है, लेकिन आपने कुछ किया ही नहीं, और फिर वो गिल्ट धीरे धीरे आपके अंदर कुछ पैदा कर दे। एक मॉन्स्टर जो आप कभी बनना नहीं चाहते थे, लेकिन बन गए। 1961 एक क्वाइट क्लिनिकल रूम में एक एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ जो असली नहीं था, लेकिन असर बिल्कुल असली था। एक वॉलंटियर को कहा गया, सामने वाले को वर्ड पेयर सिखाने हैं, हर गलती पर एक इलेक्ट्रिक शॉक। दूसरा आदमी दूसरी रूम में था, आवाजें आती थीं, दर्द में चीखें, प्लीज स्टॉप, आई हैव अ हार्ट कंडीशन। लेकिन साइंटिस्ट काम था, बस कहता रहा प्लीज कंटिन्यू। शॉक बढ़ते गए और फिर एक लंबी खामोशी, कोई आवाज नहीं, कोई हरकत नहीं। फिर साइंटिस्ट बोला ही इज फाइन, लेट्स प्रोसीड। असल में कोई शॉक नहीं था, कोई आदमी हर्ट नहीं हुआ था, लेकिन वॉलंटियर को यकीन हो गया कि उसने किसी को मार दिया है। उसकी सांसें तेज हो गईं, हाथ कांपने लगे, आंखों में डर नहीं, शर्म थी। बिकॉज समवेयर उसने जाना नहीं चाहा कि वो केपेबल था ऑफ ओबीडियंस ओवर एम्पैथी, ऑफ क्रूअल्टी अंडर कमांड। इस एक्सपेरिमेंट को मिलग्राम ने डिजाइन किया था, पर यह वर्जन डार्कर था, क्योंकि यहां गिल्ट परमानेंट था। द फेक डेथ, द रियल रिग्रेट। कुछ लोग बाहर आकर रोने लगे, कुछ बिल्कुल चुप हो गए, और कुछ ने बस कहा मैं नहीं चाहता था, बट ही टोल्ड मी टू। जैसे गिल्ट का बोझ साइंटिस्ट के कहने से हल्का हो जाएगा। और यही तो डर है ना, कि हम सोचते हैं हम अच्छे हैं, थॉटफुल हैं, बट व्हाट इफ अंडर प्रेशर हम वही बन जाएं जिससे नफरत करते हैं। नॉट बाय चॉइस बट बाय स्लो सरेंडर टू अथॉरिटी, टू फियर, टू इंस्ट्रक्शन। एक लाइन होती है जिसे हम कभी नहीं पार करना चाहते, बट कभी कभी वो लाइन हमें बताई ही नहीं जाती और हम चल पड़ते हैं, आईज ओपन इनटू समवन एल्सेस नाइटमेयर। इस एक्सपेरिमेंट को मॉन्स्टर मेकर कहा गया क्योंकि इसमें कोई मॉन्स्टर पहले से नहीं था, बस एक खाली माइंड और कुछ इंस्ट्रक्शंस। एंड इट शोड कि इंसान को बदलने के लिए
जहर की जरूरत नहीं, बस थोड़ी सी परमिशन काफी है टू फॉरगेट हु दे आर एंड रिमेंबर ओनली हु दे आर टोल्ड टू बी। तो जब अगली बार तुमसे कोई कहे बस फॉलो करो, या जब तुम्हें लगे कि तुम किसी और के कहे पर किसी और को हर्ट कर रहे हो, तो रुक जाना, बिकॉज इनसाइड ऑल ऑफ अस देयर इज अ लाइन waiting to be crossed, and the softest monsters are the ones who never meant to be. 6. The Little Albert Experiment. कभी किसी बच्चे को देखा है जो कुछ नहीं जानता फिर भी डरता है? डर जो उसने सीखा नहीं बल्कि किसी ने उसे सिखाया, जैसे कोई ललाबाई उल्टा गाया गया हो या कोई खामोश कहानी जो डर की भाषा में लिखी गई हो। 1920 का एक कमरा, 1 साल से भी छोटा बच्चा, उसका नाम नहीं बस एक पहचान, लिटिल एल्बर्ट। कमरे में पहले एक सफेद चूहा लाया गया। एल्बर्ट मुस्कुराया, हाथ बढ़ाया, फिर एक तेज आवाज, धातु की छड़ें एक दूसरे से टकराईं, लाउड मेटालिक शार्प। एल्बर्ट डर कर रोने लगा। फिर वही चूहा, फिर वही आवाज, फिर वही डर। कुछ ही दिनों में एल्बर्ट चूहे से डरने लगा, फिर खरगोश से, फिर कोट से, फिर किसी भी सफेद चीज से। नॉट बिकॉज दे वर स्केरी, बट बिकॉज हिज माइंड हैड जॉइंड इनोसेंस विद पेन, लव विद पनिशमेंट, क्यूरियोसिटी विद फियर। जॉन वॉटसन और रोजली रेनर ने इस एक्सपेरिमेंट को कंडीशनिंग कहा। डर सिखाने का तरीका, कैसे किसी न्यूट्रल चीज को डर में बदल देना, परमानेंटली, विदाउट टच, विदाउट स्कार्स, बस साउंड्स, टाइमिंग एंड रेपिटेशन, अ जेंटल माइंड slowly shaped like clay. एल्बर्ट रोता रहा, अवॉइड करता रहा, और सबसे गहरी बात यह थी उसे कभी समझ ही नहीं आया कि क्यों। बिकॉज द ऑरिजिन ऑफ फियर हैड नो नेम, बस एक सॉफ्ट सा ट्रिगर, और फिर वो कोल्ड वेव जो पूरे शरीर से गुजरती है। वॉटसन ने कहा, इफ आई कैन मेक अ चाइल्ड फियर, आई कैन मेक हिम एनीथिंग। एंड दैट्स द शैडो ऑफ इट ऑल, कि डर सिर्फ रिएक्शन नहीं है, वो आर्किटेक्चर है, अ फ्रेमवर्क इनसाइड द ब्रेन, जिसे कोई और डिजाइन कर सकता है। एंड वंस इट्स बिल्ट, यू नेवर सी द वर्ल्ड द सेम वे अगेन। एल्बर्ट के साथ क्या हुआ कोई नहीं जानता। सम से ही डाइड यंग, सम से ही फॉरगॉट, बट शायद डीप डाउन कुछ नहीं भूला, क्योंकि जो डर बिना मतलब का हो वो सबसे ज्यादा टिकता है। तो अगली बार जब तुम्हें किसी चीज से अजीब सी घबराहट हो, बिल्ली की मूंछें, कोरे कागज, कोई परछाई, तो रुक कर सोचना, क्या तुम सच में डर रहे हो, या कोई और बहुत पहले तुम्हारे डर का रंग तय कर चुका था। 7. द मॉन्स्टर स्टडी एक्सपेरिमेंट। कुछ एक्सपेरिमेंट्स चोट नहीं देते, वो शब्दों से काम लेते हैं। शब्द जो ना चाकू हैं ना झर, लेकिन फिर भी अंदर कुछ तो काट जाते हैं, जैसे किसी ने आपकी आवाज छीन ली हो और कहा हो, अब बोलो। 1939, आयोवा। एक ऑर्फनेज, कुछ बच्चे, और एक एक्सपेरिमेंट जो कभी क्लासरूम तक नहीं आना चाहिए था। 2 ग्रुप्स बनाए गए। पहले ग्रुप को हर बार एनकरेजमेंट मिला, यू स्पीक सो वेल, यू आर डूइंग ग्रेट। दूसरे ग्रुप को हर गलती पर टोक दिया गया, स्टॉप स्टटरिंग, स्पीक क्लियरली, व्हाई आर यू लाइक दिस। बट हियर्स द थिंग, उन बच्चों को कोई स्टटर नहीं था। दे वर फ्लुएंट अंटिल दे वर टोल्ड दे weren't. धीरे धीरे बच्चे चुप होने लगे। Some started stammering, words got stuck, thoughts froze. कुछ ने बोलना ही बंद कर दिया, जैसे हर शब्द से डर लगने लगा हो। Not because their mouths failed, but because their confidence did. स्पीच थेरेपिस्ट वेंडल जॉनसन ने इसे डिजाइन किया था। But the one who carried it out was a graduate student, Mary Tudor. She watched as children changed, not by force, but by feedback, by repetition of shame, by the soft cruelty of correction. The experiment was called the Monster Study, not because the children were monsters, but because the adults became ones, using voice as a weapon and silence as a result. Imagine being told softly that your voice is wrong every day until you stop believing it even deserves to come out.
That's what they did. They didn't break bones. They broke confidence. Years later, when this study came to light, it was condemned. Apologies were issued, but some children never recovered. Because humiliation, once planted, grows like a weed, quietly in every word you try to say. तो अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम्हारी आवाज कांप रही है या तुम्हारे शब्द मुड़ने लगे हैं, तो याद रखना, हो सकता है वो डर तुम्हारा ना हो, शायद किसी और की छाया हो जो अब भी तुम्हारी जुबान पर बैठी है. And if you ever hear someone stumble, don't correct them, don't shrink them, because sometimes the smallest nudge creates the deepest silence. 8. The Stanford Prison Experiment. कभी सोचा है, अगर तुम्हें एक वर्दी दे दी जाए और कहा जाए अब तुम जेलर हो, तो तुम कौन बनोगे? वही जो आज हो, या कुछ ऐसा जो शायद तुम्हारे अंदर पहले से छिपा था? 1971 स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक बेसमेंट हॉलवे, व्हाइट वॉल्स, डिम बुल्ब्स, हैवी साइलेंस. 24 कॉलेज स्टूडेंट्स रैंडमली चुने गए. आधे बने प्रिजनर्स, आधे बने गार्ड्स. कोई असली जेल नहीं, लेकिन रोल्स इतने सच्चे थे कि माइंड भूल गया ये गेम है. प्रिजनर्स को अरेस्ट किया गया, आंखों पर पट्टी बांधी गई और गार्ड्स ने सनग्लासेस पहन लिए. नॉट टू हाइड देयर आईज, बट मे बी टू हाइड व्हाट देयर आईज वर टर्निंग इनटू. शुरुआत में सब नॉर्मल था, फिर धीरे धीरे वॉइसेस ऊंची होने लगीं. गार्ड्स ने नियम बनाए, सजाएं दी, ह्यूमिलिएशन शुरू की. कुछ प्रिजनर्स ने विरोध किया तो उन्हें जगाया गया, कपड़े उतरवाए गए, डराया गया. बाय डे 2 कुछ लोग रोने लगे. डे 6 तक कुछ का आइडेंटिटी ही टूट चुका था. फिलिप जिम्बार्डो, साइकोलॉजिस्ट और इस एक्सपेरिमेंट के आर्किटेक्ट, खुद बन गए प्रिजन सुपरिंटेंडेंट. ही वॉच्ड नॉट एज अ साइंटिस्ट but as someone caught in his own illusion. The study planned for 2 weeks was stopped in 6 days because the roles had become real. ये एक्सपेरिमेंट एक सवाल की तरह गूंजता है. तुम क्या करोगे जब तुम्हें पावर मिल जाए और कोई रोकने वाला ना हो? पावर doesn't always corrupt loudly. कभी कभी वो धीरे धीरे सीप करता है, जैसे रात को ठंड कमरे में भरती है, बिना आवाज, बिना इजाजत. जिम्बार्डो ने कहा, इट वॉजंट बैड एपल्स, इट वॉज अ बैड बैरल. यानी बुरे लोग नहीं थे, परिस्थितियां थीं जो अच्छों को भी मोड़ देती हैं. टर्न बॉयज इंटू बुलीज, फियर इंटू ओबीडियंस, साइलेंस इंटू क्रूल्टी. आज भी स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट को लेकर बहस होती है. एथिक्स, मैनिपुलेशन, इंटेंट. लेकिन उस बेसमेंट की दीवारें शायद अब भी कुछ याद रखती हैं. चीखें नहीं, बल्कि वो लॉन्ग पॉजेस, जब किसी ने कुछ कहा नहीं, क्योंकि रोल निभाना इंसान बनने से ज्यादा आसान लगने लगा था. तो जब अगली बार तुम्हारे हाथ में कोई अथॉरिटी आए या तुम्हें लगे कि सामने वाला बस एक रोल है, तो एक पल के लिए रुकना. बिकॉज इनसाइड एवरी यूनिफॉर्म देयर स्टिल अ ह्यूमन हार्ट वेटिंग टू रिमेंबर हु इट इज. बीनीथ द ग्लासेस. 9. द मिलग्रम एक्सपेरिमेंट. क्या इंसान सिर्फ एक यूनिफॉर्म देखकर किसी को दर्द दे सकता है बिना चीखें सुने? बस एक इंस्ट्रक्शन सुनकर किसी और की चीखें अनसुनी कर सकता है. इतिहास में एक एक्सपेरिमेंट ऐसा हुआ जहां किसी ने कहा जस्ट कीप गोइंग और किसी और ने सच में झटका दे दिया. आज तक लोग पूछते हैं, क्या मैं भी ऐसा कर सकता हूं? एक पुराना कमरा था, सीमेंट की दीवारें, एक टेबल पर वायरों से भरा कंट्रोल पैनल. एक आदमी बैठा था, घबराया हुआ. उसकी उंगलियां एक लाल बटन के पास कांप रही थीं. दूसरे कमरे से हर बार बटन दबाने पर एक चीख आती थी, लेकिन एक आदमी सफेद कोट में बस धीरे से कहता, कंटिन्यू द प्रोसीजर. बाहर बारिश हो रही थी, लेकिन अंदर सिर्फ खामोशी और कमांड थी. 1961 येल यूनिवर्सिटी. साइकोलॉजिस्ट स्टैनली मिलग्रम ने एक सवाल पूछा, आम लोग अथॉरिटी के आगे कहां तक जा सकते हैं? उन्होंने पार्टिसिपेंट से कहा कि वो एक मेमोरी टेस्ट में मदद कर रहे हैं, लेकिन असली टेस्ट कुछ और था. हर बार जब लर्नर गलती करता, टीचर
यानी वॉलंटियर बस सदस्य को एक इलेक्ट्रिक शॉक देना होता। शॉक लेवल्स धीरे धीरे बढ़ते गए और लर्नर चिल्लाता गया, दर्द में, डर में, अकेलेपन में। लेकिन अथॉरिटी कामली कहती रही, द एक्सपेरिमेंट मस्ट गो ऑन। और शॉकिंग बात यह थी, बहुत से लोग आखिरी बटन तक पहुंच गए, इवन व्हेन द स्क्रीम्स टर्न्ड इनटू साइलेंस, बस इसलिए क्योंकि एक आदमी ने कहा, यह आवश्यक है। तो क्या हम सब में एक शैडो छुपी है जो डरती है नो कहने से, जो ट्रस्ट करती है यूनिफॉर्म पे और धीरे धीरे खुद को खो देती है? मिलग्रैम का यह एक्सपेरिमेंट सिंपल नहीं था, यह एक मिरर था हमारे अंदर के ओबीडियंस का। आज भी जब कोई पूछे तुम ऐसा क्यों कर रहे थे, तो जवाब होता है, मुझे बताया गया था। इट्स ईजियर टू फॉलो देन टू फील। कभी कभी हम खुद को यह कहकर सूद करते हैं, मैं बस एक पार्ट था पूरा सिस्टम का। लेकिन क्या ऐसा कहने से गिल्ट मिट जाता है? कुछ लोग कहते हैं मिलग्रैम का टेस्ट अनइथिकल था, कुछ कहते हैं यह जरूरी था क्योंकि इससे हमें अपना डर दिखा, अथॉरिटी का डर, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने का डर और उस खामोश माइंड का डर जो देख तो रहा होता है लेकिन बोलता नहीं, जैसे किसी पुराने मिथ में जहां राजा के हुक्म पर सबने आंखें बंद कर लीं और कहा, हमें कुछ दिखा ही नहीं। तो अगली बार जब कोई कहे बस करो ये ऑर्डर है, या जब आप किसी दर्द को जस्टिफाई करते हुए सोचें इट्स नॉट माई डिसीजन, तो एक पॉज लेना और सॉफ्टली खुद से पूछना, क्या ये मेरा माइंड है या किसी और की आवाज बोल रही है? क्योंकि ओबीडियंस कभी कभी इंसान को वो बना देती है जो वो कभी नहीं था, या शायद हमेशा से था। 10. द ओबीडियंस टू डिह्यूमनाइजेशन एक्सपेरिमेंट। क्या आपने कभी किसी को उसके नाम से नहीं एक नंबर से पुकारा है, या उसकी शक्ल भूल गए क्योंकि वो आपके यूनिफॉर्म से अलग था? कई बार हम सोचते हैं मैं अच्छा इंसान हूं, लेकिन क्या हम जानते हैं इंसान को कम मानना कितना आसान है? कभी कभी सिर्फ एक रूल बुक काफी होती है। 1971 स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक बेसमेंट, नीली सी दीवारें, फ्लोरेसेंट लाइट की धीमी झिलमिल, एक कॉरिडोर जहां दरवाजों के पीछे इंसान नहीं, कैदी थे, लेकिन वो असली कैदी नहीं थे, और जो गार्ड बनकर उन्हें चिल्ला रहे थे वो असली गार्ड नहीं थे। फिर भी सब कुछ असली लगने लगा। स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट, कंडक्टेड बाय साइकोलॉजिस्ट फिलिप जिम्बार्डो। 24 नॉर्मल स्टूडेंट्स, कुछ को गार्ड बना दिया गया, कुछ को प्रिजनर। बस यूनिफॉर्म्स बदल गए, नाम नहीं। लेकिन कुछ ही घंटों में रोल्स सच लगने लगे। गार्ड्स ने प्रिजनर्स को ऑर्डर्स देने शुरू किए, फिर पुशअप्स, फिर ह्यूमिलिएशंस, फिर साइलेंस। प्रिजनर्स ने प्रोटेस्ट किया, फिर रोए, फिर धीरे धीरे मान लिया कि वो कैदी हैं। फिर सवाल उठा, ऐसा कैसे हुआ? ये तो बस एक रोल प्ले था, राइट? बट द माइंड डजंट नीड ट्रूथ, इट नीड्स स्ट्रक्चर। अस वर्सेस देम सो इजीली बिकम्स नेचुरल। जब एक इंसान को ग्लासेस मिल जाते हैं, विसल मिल जाती है, तो दूसरा इंसान धीरे धीरे ऑब्जेक्ट बन जाता है, जैसे शैडो से कोई चेहरा मिटा दिया गया हो। जिम्बार्डो खुद शॉक में थे। एक्सपेरिमेंट को 2 हफ्तों तक चलना था, लेकिन सिर्फ 6 दिन में बंद करना पड़ा, क्योंकि नॉर्मल स्टूडेंट्स, काइंड स्माइलिंग किड्स ऐसे आदेश दे रहे थे जो किसी रियल जेल में भी मुश्किल होते। पावर और लेबल्स ने एम्पैथी को मास्क कर दिया, जैसे किसी ने इंसानियत को स्लोली म्यूट कर दिया हो। हिस्ट्री ने हमें बार बार यही दिखाया है, जब कोई यूनिफॉर्म में होता है और सामने कोई लेसर होता है, तो क्रूल्टी सरप्राइजिंग नहीं होती। फ्रॉम वॉर्स टू रायट्स, डिटेंशन सेंटर्स टू स्कूल यार्ड बुलिंग, ये सब शुरू होते हैं उस वन मोमेंट से जब हम किसी को नाम से नहीं, लेबल से देखते हैं, और लेबल सॉफ्टली डिस्टेंस बना देता है। तो अगली बार जब आप किसी को देखकर लेबल लगाने लगें, ये लेजी है, ये क्रिमिनल होगा, ये अलग है, तो खुद को रोकना, एक पॉज, एक सॉफ्ट डाउट। बिकॉज व्हाट बिगिंस एज अ हार्मलेस थॉट कैन एंड एज साइलेंट ओबीडियंस टू डिह्यूमनाइजेशन। और सबसे खतरनाक सिस्टम वो होता है
जो हमें यह भी नहीं बताता कि हम उसका हिस्सा बन चुके हैं। 11th, द ओबीडियंस टू अथॉरिटी रिविजिटेड एक्सपेरिमेंट। क्या आप न कह सकते हैं, जब सामने कोई अथॉरिटी हो, डॉक्टर कोट में, काम आवाज में, कॉन्फिडेंट आइज के साथ, और आपको बस एक बटन दबाना है जिससे किसी और को तकलीफ होगी। सिर्फ एक कमांड, प्लीज कंटिन्यू। क्या आप मना कर पाएंगे या बस ओबे करेंगे? 2010 एक नया एक्सपेरिमेंट, मिलग्राम का मॉडर्न रिप्लिका। अ क्वाइट लैब, ब्राइट क्लीन क्लिनिकल व्हाइट वॉल्स। पार्टिसिपेंट्स आते हैं कैजुअली ड्रेस्ड, थोड़ा नर्वस। उनसे कहा जाता है एक मेमोरी टेस्ट में मदद करनी है, और सामने वाले को गलत जवाब पर आप उसे शॉक देंगे। बस एक बटन है, एक स्क्रीन है और एक साइंटिस्ट जो हर बार बस इतना कहता है, प्लीज गो ऑन। धीरे धीरे शॉक्स बढ़ते हैं। 15 वोल्ट, 150 वोल्ट, फिर 300। दूसरी तरफ से आवाज आती है, दर्द, प्रोटेस्ट, फिर एक डिस्टर्बिंग साइलेंस। पार्टिसिपेंट्स रुकते हैं, देखकर घबराते हैं, पूछते हैं क्या सब ठीक है, लेकिन साइंटिस्ट कामली कहता है, द एक्सपेरिमेंट रिक्वायर्स दैट यू कंटिन्यू। और 70% लोग आखिरी तक जाते हैं, नोइंग कि शायद वो किसी को हर्ट कर रहे हैं। तो सवाल ये नहीं कि क्या लोग बुरे हैं, सवाल है क्या हम कमांड की जेंटल भाषा में छुपी क्रूरटी को पहचान पाते हैं? हम सोचते हैं कि हम सोचते हैं, बट ऑफ्टन वी जस्ट ओबे, बिकॉज डिफाइंग अथॉरिटी फील्स हैवियर, लोनलियर, रिस्कियर, और ह्यूमन ब्रेन कंफर्ट को चुनता है, इवन एट द कॉस्ट ऑफ कॉन्शियंस। साइकोलॉजिस्ट जेरी बर्गर ने जब यह स्टडी दोहराई तो उन्होंने कहा, हम सोचते हैं मॉडर्न ह्यूमंस अलग हैं, स्मार्टर हैं, बट द रिजल्ट्स वर डिस्टर्बिंगली सिमिलर। डेकेड्स बदले, एथिक्स बदले, लेकिन ब्रेन की डिफॉल्ट वायरिंग वही रही। ओबे द व्हाइट कोट, इग्नोर द स्क्रीम। हिस्ट्री इसे बार बार रिपीट करता है, नाजी सोल्जर्स से लेकर ऑफिस वर्कर्स तक। जब हमें कहा जाए यू आर जस्ट डूइंग योर जॉब, तो हम अपने मॉरल हेजिटेशन को बैकग्राउंड में डाल देते हैं, बिकॉज गिल्ट डाइल्यूटेड बाय कमांड फील्स लाइटर। तो अगली बार जब आप किसी सिस्टम का हिस्सा बने और कोई कामली कहे बस प्रोटोकॉल फॉलो करो, तो एक पॉज लेना, एक इंटरनल विस्पर सुनना, इज दिस राइट और जस्ट रूटीन? क्योंकि कॉन्शियंस अक्सर लाउड नहीं होता, वो बस एक धीमी सी आवाज है जो आपको रात में जगाती है। 12th, द बायस्टैंडर इफेक्ट एक्सपेरिमेंट। कभी कभी सबसे अजीब डर भीड़ से आता है, न कि किसी अजनबी से। इमेजिन करिए आप सड़क पर गिर जाते हैं, दर्द से तड़पते हुए। लोग आपके आसपास हैं, बहुत सारे लोग, लेकिन कोई नहीं रुकता। सब देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। आपकी आंखें सवाल करती हैं, क्या कोई मेरी मदद नहीं करेगा? पर कोई जवाब नहीं आता। 1968, न्यूयॉर्क। जॉन डार्ली और बिब लताने नाम के 2 साइकोलॉजिस्ट ने एक सवाल उठाया। जब बहुत सारे लोग किसी इमरजेंसी को विटनेस करते हैं, तो हर कोई क्यों अस्यूम करता है कि कोई और मदद करेगा? दे कॉल्ड इट द बायस्टैंडर इफेक्ट। और इसे प्रूव करने के लिए उन्होंने एक क्वाइट एक्सपेरिमेंट किया। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को एक लैब में बुलाया गया। उन्हें कहा गया बस एक इंटरकॉम कॉल पे पार्टिसिपेट करना है। हर वॉलंटियर को लगा वो अकेला पार्टिसिपेंट है, लेकिन कॉल के बीच में किसी की आवाज आने लगती है। एक लड़का घबराया हुआ धीरे धीरे कहता है, आई एम हैविंग अ सीजर, आई कांट ब्रीथ। फिर चुप्पी। कुछ लोग फौरन बाहर भागते हैं, पर कई बस बैठे रहते हैं, फ्रोजन, वेटिंग, अस्यूमिंग, होपिंग कि कोई और कुछ करेगा। जितने ज्यादा लोग आसपास थे, उतनी कम मदद आई। मोर विटनेसेस मेंट मोर साइलेंस। इट्स कॉल्ड डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। माइंड सोचता है शायद यह गंभीर नहीं है, मे बी आई एम ओवर रिएक्टिंग। या सबसे कॉमन थॉट, कोई और श्योरली कुछ करेगा। यह सिर्फ एक्सपेरिमेंट नहीं था, यह एक रिफ्लेक्शन था हम सबका। रियल वर्ल्ड में भी यही होता है। जब कोई सबवे में गिरता है
या कोई लड़की अकेली रोती है बस स्टॉप पर। लोग देखते हैं पर मूव ऑन कर जाते हैं, आईज डाउन, हेडफोन्स इन, फेस ब्लैंक। लटाने ने कहा था, यह निरपेक्षता नहीं है, इट्स पैरालिसिस। ज्यादातर लोग अनकाइंड नहीं होते, बस अनश्योर होते हैं। वी ओबे द साइलेंस ऑफ द क्राउड इंस्टेड ऑफ ट्रस्टिंग द विस्पर ऑफ एम्पैथी, एंड इन दैट हेजिटेशन समवन सफर्स अलोन। सोचिए, अगली बार आप भीड़ में हो और कोई गिरे या कोई डर में आपको देखे, क्या आप कोई और करेगा सोचेंगे या उस इनविजिबल साइलेंस को तोड़ेंगे? क्योंकि कभी कभी एक कदम आगे बढ़ना किसी की पूरी नाइट या पूरी जिंदगी बदल सकता है। 13 द रोजनहन एक्सपेरिमेंट। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि आप बिल्कुल नॉर्मल हों लेकिन दुनिया आपको पागल मान ले, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने कहा मुझे आवाजें सुनाई दे रही हैं, और फिर कोई आपको ले जाए, लॉक्ड रूम्स, ब्लैंक वॉल्स, और सब लोग भूल जाए कि आप कौन थे। 1973। एक नाम, डेविड रोजनहन, एक साइकोलॉजिस्ट, जिसने एक सवाल पूछा, व्हाट इफ सैनिटी इज जस्ट अ लेबल? और इसका जवाब ढूंढने के लिए उसने एक अजीब एक्सपेरिमेंट किया, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जो साइकेट्री की नींव को हिला देगा। उन्होंने 8 हेल्थी लोगों को चुना, स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स, आर्टिस्ट्स, और कहा, बस हॉस्पिटल जाओ और कहो कि तुम सुन रहे हो, एम्प्टी, हॉलो, थर्ड, बस ये 3 शब्द, और सबको एडमिट कर लिया गया एज स्किज़ोफ्रेनिक। नो टेस्ट्स, नो रियल सिम्टम्स, जस्ट वर्ड्स, एंड व्हाइट कोट्स नॉडेड। डायग्नोसिस वॉज मेड एंड सडनली रियलिटी शिफ्टेड। हॉस्पिटल्स में वो सब नॉर्मल बिहेव करते रहे, नो वॉइसेस, नो सिम्टम्स, जस्ट रेगुलर बिहेवियर। लेकिन डॉक्टर्स ने सबको देखा थ्रू द लेंस ऑफ इलनेस। एक लड़की ने नोट्स बनाया तो लिखा गया, लेखन व्यवहार ऑब्सेसिव है। एक लड़का धीरे चला तो कहा गया, डिप्रेस्ड गेट। एवरीथिंग वॉज री इंटरप्रिटेड बिकॉज वंस लेबल्ड इनसेन, इवन ट्रूथ साउंड सस्पिशियस। ऑन एवरेज वो लोग 19 दिन तक हॉस्पिटल में रहे और कोई नहीं समझ पाया कि वो बिल्कुल ठीक थे। एक पेशेंट को डिस्चार्ज तब किया गया जब उसने एक्सेप्ट किया, हाँ मुझे स्किज़ोफ्रेनिया है पर अब मैं बेटर हूं। द ओनली वे आउट वॉज टू अग्री दैट यू आर ब्रोकन। रोजनहन ने कहा, इट इज क्लियर दैट वी कैनॉट डिस्टिंग्विश द सेन फ्रॉम द इनसेन इन साइकियाट्रिक हॉस्पिटल्स। एक सिस्टम जो इलनेस को पकड़ने के लिए बना था, वो खुद ही इल्यूजन में फंस चुका था। वेयर रियलिटी बेंड्स अंडर द वेट ऑफ अ लेबल। सोचिए, अगर कोई आपको पागल कह दे और हर चीज जो आप करते हैं, इवन काइंडनेस और साइलेंस, उस लेंस से देखी जाए, तो क्या आप खुद पर भरोसा कर पाएंगे? या धीरे धीरे आप भी वही बन जाएंगे जो लोग मानते हैं कि आप हैं? ये एक्सपेरिमेंट एक सवाल छोड़ जाता है, व्हाट इज ट्रूथ व्हेन परसेप्शन इज फिल्टर्ड, व्हेन योर माइंड इज जज्ड नॉट बाय व्हाट यू फील बट बाय व्हाट अदर्स डिसाइड यू फील। तो अगली बार कोई खामोश बैठे या किसी की आंखों में अजीब सा डर हो तो जल्दी मत करना जज करने में, क्योंकि शायद वो सिर्फ वही नहीं है जो सिस्टम ने उन्हें बताया कि वो हैं। 14 द रॉबर्स केव एक्सपेरिमेंट। कभी कभी दुश्मनी बस एक कहानी होती है, एक इनविजिबल लाइन जो हम खींच देते हैं, हम बनाम वो, और फिर उस लाइन के उस पार खड़े लोग धीरे धीरे डरावने लगने लगते हैं। लेकिन क्या हो अगर वो डर बनाया गया हो, एक गेम जिसमें हम सब बस कैरेक्टर्स हैं। 1954 ओक्लाहोमा का एक जंगल, रॉबर्ट्स केव स्टेट पार्क, और वहां 22 मासूम बच्चे 11 साल की उम्र के 2 अलग अलग ग्रुप्स में बांटे गए, ईगल्स और रैटलर्स। उन्हें बताया गया कि ये एक समर कैंप है, लेकिन असली प्लान कुछ और था, एक साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट ऑन कॉन्फ्लिक्ट, कंट्रोल और कॉज। पहले दोनों ग्रुप्स को अलग रखा गया, नो कॉन्टैक्ट, नो अवेयरनेस, बस बॉन्डिंग, फ्रेंडशिप, यूनिटी। और फिर फेज 2 शुरू हुआ। इन ग्रुप्स को एक दूसरे से मिलवाया गया, गेम्स, कंपटीशन, रिवॉर्ड्स, और बस कुछ ही दिनों में फ्रेंडशिप बदल गई राइवलरी में।
हम और वो की लड़ाई शुरू हो गई। बच्चों ने झगड़े किए, झंडे जलाए, खाना बर्बाद किया और साइकोलॉजिस्ट चुपचाप सब देख रहे थे। बिकॉज दिस वॉज द प्लान। दे वर वॉचिंग हेट बीइंग बॉर्न, नॉट फ्रॉम पेन बट फ्रॉम बिलोंगिंग। ये एक्सपेरिमेंट बताता है कॉन्फ्लिक्ट को पैदा करने के लिए बड़ी चीजें जरूरी नहीं होती। बस दो ग्रुप्स बना दो और थोड़ी सी कंपटीशन, बाकी सब एंगर, मिसट्रस्ट, इवन वायलेंस अपने आप आ जाता है। लेकिन फिर आया ट्विस्ट। साइकोलॉजिस्ट ने दोनों ग्रुप्स को एक साथ लाने की कोशिश की, फ्रेंडली गेम्स, शेयरिंग एक्टिविटीज, बट नथिंग वर्कड। फिर एक दिन उन्होंने एक चैलेंज रखा, एक फेक इमरजेंसी, टूटी हुई पानी की आपूर्ति। एंड सडनली बोथ ग्रुप्स हैड टू कोऑपरेट। दे वर्कड टुगेदर, स्वेटेड टुगेदर, laughed. And just like that, the enemy started to look like a friend. The lesson was quiet, but deep. Hate can be manufactured, but so can healing. It's not in our blood, it's in our environment. Give us a common enemy or a shared mission. And even strangers can feel like home. आज जब हम राजनीति, धर्म या पहचान को लेकर बंटे हुए महसूस करते हैं, सोचिए, क्या हम भी किसी अंतर्निहित प्रयोग में तो नहीं हैं? क्या कोई हमें अलग कर रहा है शांति से, जैसे रॉबर्ट्स केव में उन बच्चों को? और अगर ऐसा है तो क्या हम भी एक ब्रोकन वाटर पाइप ढूंढ सकते हैं जो हमें साथ लाए? बिकॉज मे बी द लाइन बिटवीन अस एंड देम वॉज नेवर रियली देयर एट ऑल। 15 द थर्ड वेव एक्सपेरिमेंट। कभी कभी सवाल बहुत छोटा होता है, लेकिन उसका जवाब पूरी दुनिया हिला देता है। सवाल था, हाउ कुड ऑर्डिनरी पीपल फॉलो समवन लाइक हिटलर? एक टीचर ने पूछा, सिर्फ एक हफ्ते के लिए, और जो हुआ वो किसी नाइटमेयर जैसा था, धीमा, सच्चा और बहुत ज्यादा रियल। 1967 कैलिफोर्निया का एक हाई स्कूल क्लासरूम। हिस्ट्री टीचर रॉन जोन्स ने सोचा, क्यों ना बच्चों को फैसिज्म सिर्फ पढ़ाया ना जाए बल्कि महसूस कराया जाए। एक सिमुलेशन, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट। सोमवार को उन्होंने रूल्स सिखाए, डिसिप्लिन, पोस्चर, शार्प आंसर्स, स्ट्रेंथ थ्रू डिसिप्लिन। बच्चों ने माना और उन्हें मजा आने लगा। ट्यूसडे आया, एक नाम दिया गया, द थर्ड वेव। एक आइडेंटिटी, एक मूवमेंट। बच्चे अब सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं थे, वो बन गए मेंबर्स ऑफ समथिंग बिगर। यूनिफॉर्म जेस्चर्स, सीक्रेट सल्यूट्स, पोस्टर्स ऑन वॉल्स। उनकी आंखों में चमक थी, लेकिन उस चमक में कुछ अजीब था, कुछ खतरनाक। वेंसडे और थर्सडे तक एक्सपेरिमेंट अपनी सीमाएं तोड़ चुका था। स्टूडेंट्स दूसरे बच्चों पर नजर रखने लगे, जो नियम न माने उनका नाम टीचर को दे देते। वॉलंटियर्स ने कंट्रोल संभाल लिया और क्लास एक कल्ट बन गई। ट्रस्ट बदल गया ब्लाइंड लॉयल्टी में, और किसी को फर्क नहीं पड़ा क्योंकि सब बिलोंग करना चाहते थे। जोन्स शॉक्ड था। उसने एक मिरर दिखाया, दैट पावर, कंट्रोल, ओबीडियंस, ये सब क्लासरूम में उग सकते हैं। नो गन्स, नो वॉर, जस्ट वर्ड्स, और एक नीड टू बी पार्ट ऑफ समथिंग। फ्राइडे को जोन्स ने सभी को इकट्ठा किया और स्क्रीन पर दिखाया हिटलर की रैली का वीडियो। फिर बस एक सेंटेंस कहा, यू थॉट यू आर बेटर बट यू बिकेम देम। उस साइलेंस में हर चेहरा बदल गया। कुछ रोने लगे क्योंकि उन्होंने देखा मॉन्स्टर कोई और नहीं होता, वो हम ही होते हैं जब हम सवाल पूछना छोड़ देते हैं। थर्ड वेव ने हमें सिखाया, फैसिज्म दूर किसी डिक्टेटरशिप में नहीं है, वो हमारे स्कूल्स में, ऑफिसेज में, इवन होम्स में क्वाइटली एग्जिस्ट करता है। जब हम कंफर्ट के लिए क्रिटिकल थिंकिंग छोड़ देते हैं, तब हिस्ट्री दोहराई जाती है। तो जब अगली बार कोई आसान सॉल्यूशन दे या कोई ग्रुप आपको एक आइडेंटिटी दे जो दूसरों से सुपीरियर लगे, तो रुकिए, सोचिए, क्या आप थर्ड वेव के पार्ट तो नहीं बन रहे? क्योंकि कभी कभी हम बस बिलोंगिंग ढूंढ रहे होते हैं और भूल जाते हैं कि सबसे डेंजरस मूवमेंट्स शुरू होते हैं एक टीचर के सिंपल सवाल से। 16 ब्लू आइज वर्सेस ब्राउन आइज एक्सपेरिमेंट। क्या नफरत सिखाई जा सकती है सिर्फ एक दिन में?
सिर्फ कुछ शब्दों से? क्या आप किसी को कमतर महसूस करा सकते हो सिर्फ उनकी आंखों के रंग से? यह कोई किताब की लाइन नहीं थी, ये एक क्लासरूम में सच्चाई बन गई थी। आयोवा 1978 एक एलिमेंट्री स्कूल में टीचर जेन एलियट ने कुछ अलग किया। मार्टिन लूथर किंग की डेथ के अगले दिन उसने अपने 8 साल के बच्चों से पूछा, क्या तुम में से कोई समझता है कि डिस्क्रिमिनेशन कैसा लगता है? बच्चों ने कहा, नहीं, हम तो सब एक जैसे हैं। तो एलियट ने कहा, ठीक है, आज से ब्लू आइज वाले बेटर हैं। ब्लू आइड बच्चों को एक्स्ट्रा रिसेस मिला, प्रेज मिला, प्रिविलेज मिला। ब्राउन आइड बच्चों को पीछे बिठाया गया, कमतर कहा गया, और बस कुछ घंटों में वो मासूम क्लासरूम बदल गया। ब्लू आइड बच्चे कॉन्फिडेंट हो गए, शब्दों में अथॉरिटी, चाल में एरोगेंस। ब्राउन आइड बच्चे चुप हो गए, मिस्टेक्स करने लगे, रोने लगे। ओनली रीजन? आई कलर। सडनली वो अलग लगने लगे, अकेले लगने लगे। नेक्स्ट डे रोल्स बदल दिए गए। अब ब्राउन आइड बच्चे बेटर थे, लेकिन जो डैमेज हुआ था वो वहीं रहा। चिल्ड्रन ने देखा कि कैसे जल्दी हम दूसरों को जज कर लेते हैं, कैसे पावर मिलते ही हम एम्पैथी भूल जाते हैं। जेन एलियट का ये सिंपल एक्सरसाइज दुनिया भर में कंट्रोवर्शियल बन गया। कुछ ने कहा ब्रिलियंट, कुछ ने कहा क्रूल, बट इट वर्कड, क्योंकि उन बच्चों ने वो महसूस किया जो किताबों में नहीं सिखाया जा सकता। सोचने वाली बात यह है, क्या हम सब भी ऐसा ही करते हैं? जज किसी को उनकी स्किन, एक्सेंट, जेंडर या स्टेटस से। कितनी बार हमने किसी को देखकर तय कर लिया, ये वैसा है, बिना जाने बिना सुने। एलियट का ये एक्सपेरिमेंट बताता है कि प्रेजुडिस सिखाई जा सकती है और उसी तरह अनलर्न भी की जा सकती है। बट फर्स्ट हमें खुद से पूछना होगा, क्या हम भी उन ब्लू आइड बच्चों जैसे बन चुके हैं जो बस थोड़ी सी पावर से भूल गए थे इंसानियत? तो अगली बार जब आप किसी को देखें, सिर्फ बाहर से, उनके कपड़े, रंग या बोलचाल से एक सेकंड रुकिए, क्योंकि हो सकता है कि आप उस कहानी का हिस्सा बन रहे हों जो जेन एलियट ने एक छोटे से क्लासरूम में शुरू की थी, लेकिन जो आज भी हमारी आंखों के पीछे चल रही है। 17 द क्वाइट रेज एक्सपेरिमेंट। क्या गुस्सा चिल्लाने से ही दिखता है, या कभी कभी सबसे खतरनाक रेज बिना आवाज के आता है? एक मुस्कान के पीछे छुपा हुआ, धीरे धीरे स्किन के नीचे जलता हुआ। क्या आप जान पाएंगे जब कोई आपको शांति से तोड़ रहा हो? एक बच्चा था, शांत, अकेला, एक कमरे में बैठा जहां एक कोना उजला था और बाकी सब धुंधला। उसके सामने एक बड़ा सा गुड्डा था, भारी, रंगीन, लेकिन अजीब। वो बच्चा बस देखता रहा, जैसे समझ नहीं पा रहा हो कि उसे क्या करना है। फिर दरवाजा खुला और अंदर एक आदमी आया जिसे वो बच्चा नहीं जानता था। वो आदमी गुड्डे की ओर बढ़ा और धीरे धीरे, बहुत मेथोडिकली उसे पीटना शुरू कर दिया। ये असली एक्सपेरिमेंट था 1961 स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में। पसिकोलॉजिस्ट अल्बर्ट बैंडुरा ने इसका नाम रखा द बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट। उन्हें जानना था, क्या बच्चे गुस्से को अब्सॉर्ब कर लेते हैं? सिर्फ देखकर कुछ बच्चों को दिखाया गया, एक बड़ा इंसान शांत चेहरे के साथ गुड्डे को मारता है। न चिल्लाना, न ड्रामा, बस कैलकुलेटेड अग्रेशन। और बाद में जब बच्चों को अकेला छोड़ा गया, उन्होंने भी वही किया। सेम स्टाइल, सेम वायलेंस, विदाउट इवन रियलाइजिंग वाई। इसका मतलब एंगर कैन बी लर्न्ड, नॉट फ्रॉम पेन बट फ्रॉम साइलेंस। जब आप सोचते हैं कि कोई बच्चा कुछ नहीं समझ रहा, वो हर न्यूआंस, हर पॉज, हर सप्रेस्ड इमोशन सोक कर रहा होता है, जैसे स्पंज। और फिर वो रेज उसी क्वाइट फॉर्म में दोबारा बाहर आता है, नॉट एक्सप्लोसिव, जस्ट इनएविटेबल। बंडूरा का ये एक्सपेरिमेंट सिंपल था, लेकिन उसका एको आज तक सुनाई देता है। किसी डिनर टेबल के ऑकवर्ड साइलेंस में या किसी अडल्ट की काम कटिंग इंसल्ट में हमें सिखाया गया, गुस्सा मत करो। लेकिन कभी कभी जो सिखाया जाता है वो एग्जैक्ट उल्टा असर करता है, क्योंकि जब इमोशन को दबाया जाता है वो मिटता नहीं, बस डिस्गाइज पहन लेता है। तो अगली बार जब आप किसी को देखकर कहें,
वाओ, ये तो बहुत कंपोज्ड है। एक पॉज लेना, क्योंकि कुछ लोग खुद को नहीं रोक रहे होते, वो बस वही कर रहे होते हैं जो कभी सीखा था। टू स्वॉलो, टू स्माइल, टू स्ट्राइक सॉफ्टली। और अब जब आप सोने जा रहे हैं, अगर कोई पुरानी मेमोरी, किसी ऐसे मोमेंट की जहां आपको हर्ट किया गया, लेकिन वो हर्ट बहुत पोलाइटली आया था, तो उसे दोबारा मत पुश करो, उसे सुनो। क्योंकि कुछ रेज सिर्फ इसलिए चुप है क्योंकि वो अब भी सीख रहा है कि बाहर कैसे आना है। 18, द गुड समारिटन एक्सपेरिमेंट। क्या अच्छाई सच में हमारे अंदर होती है, या बस जब वक्त मिले तब बाहर आने वाला एक लग्जरी इमोशन है? आपने भी कभी किसी को कहते सुना होगा, काश मैं कुछ कर पाता। पर क्या ये काश सच था या सिर्फ एक एक्सक्यूज? एक चर्च की इमारत, पुरानी, पत्थरों से बनी हुई, दोपहर का वक्त, न बहुत गर्म न ठंडा। एक गलियारा जो दो हिस्सों को जोड़ता है, एक तरफ लेक्चर हॉल, दूसरी तरफ चैपल, और बीच में एक आदमी गिरा हुआ है, जैसे उसे किसी ने देखा नहीं, या जैसे सबने देखा लेकिन किसी ने देखा नहीं। 1973 में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में एक एक्सपेरिमेंट किया गया। कुछ थियोलॉजी स्टूडेंट्स, यानी वो लोग जो दूसरों की मदद करना सीख रहे थे, उन्हें एक बात कहकर जल्दबाजी में भेजा गया, आपको वहां पहुंचकर गुड समैरिटन कहानी पर बोलना है। आयरनी, रास्ते में उन्हें एक आदमी दिखाया गया, जमीन पर पड़ा, खांसता हुआ, और ज्यादातर लोग बस उसके पास से गुजर गए, बिकॉज दे वर इन अ हरी टू टॉक अबाउट हेल्पिंग पीपल। तो सवाल ये नहीं है कि हम गुड हैं या नहीं, सवाल ये है, क्या हम फ्री हैं गुड होने के लिए? जब माइंड में टाइम, प्रेशर और ईगो घुल जाते हैं, क्या काइंडनेस गायब हो जाती है? मे बी वी आर नॉट क्रूअल, मे बी वी आर जस्ट डिस्ट्रैक्टेड। इस एक्सपेरिमेंट ने बता दिया कि मोरालिटी कोई फिक्स आइडेंटिटी नहीं है, वो एक शिफ्टिंग मोमेंट है। कभी हमारे पास होती है, कभी हम उसे पीछे छोड़ देते हैं बिना सोचे। हम सोचते हैं हम हीरोज हैं, लेकिन शायद हम सब स्टोरीज में साइड कैरेक्टर्स हैं जो हीरो की स्पीच सुनने दौड़ रहे थे और रास्ते में किसी को इग्नोर कर गए। तो अब जब आप ये सुनते हुए धीरे धीरे नींद में जा रहे हो, सोचो, क्या आपने भी कभी किसी को देखा था, गिरा हुआ, थका हुआ, कुछ कहने की कोशिश करता हुआ, लेकिन आप लेट थे, बिजी थे, लॉस्ट थे, तो आप चल दिए। इट्स ओके। बस अगली बार जब जमीन पर कोई कहानी पड़ी हो, थोड़ी देर रुक जाना, शायद वहीं आपकी असली स्पीच शुरू होती है। 19, हार्लोस सरोगेट मदर एक्सपेरिमेंट। क्या आप कभी किसी को पकड़कर रोए हैं, इतना कसकर जैसे वो आपकी हड्डियों में उतर जाए? अब सोचिए, अगर वो जिसे आप पकड़ रहे हैं असल में कभी था ही नहीं, एक छोटा सा कमरा बिना खिड़की के, उसमें एक पिंजरा था और उस पिंजरे में एक नन्हा बंदर, उसके आसपास कुछ नहीं सिवाय दो अजीब सी मांओं के। एक थी सिर्फ तारों से बनी, मेटालिक, ठंडी और सख्त। दूसरी कपड़े से ढकी थी, सॉफ्ट, बिना चेहरा, बिना आवाज, बस एक वार्मथ जैसी चीज। वो बंदर भूखा था, लेकिन फिर भी हर बार उस सॉफ्टनेस के पास गया। ये 1950 का एक रियल साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट था। हैरी हर्लो ने इसे किया था विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी में। वो जानना चाहते थे, प्यार की जरूरत बायोलॉजिकल है या इमोशनल? बंदरों को दो विकल्प दिए गए, एक मां जो दूध देती थी लेकिन ठंडी थी, और एक मां जो कुछ नहीं देती थी सिवाय सॉफ्ट कपड़े और थोड़ी वार्मथ के। गेस व्हाट? बंदर भूखे रहते लेकिन उस सॉफ्ट मां को नहीं छोड़ते। इसका मतलब हम खाना, सुरक्षा, सर्वाइवल सब कुछ भूल सकते हैं, लेकिन कंफर्ट को नहीं। टच, वार्मथ, प्रेजेंस, ये सब चीजें इतनी बेसिक हैं कि बिना इनके माइंड टूट जाता है। जब बंदरों को डराया गया, लाउड नॉइज, स्कैरी टॉयज, तो वो उसी कपड़े वाली मां से लिपट गए। इवन दो शी कुडंट प्रोटेक्ट देम, बट शी फेल्ट लाइक लव। हार्लो का ये एक्सपेरिमेंट क्यूट नहीं था, ये दुखद था और डिस्टर्बिंगली रियल। क्योंकि जिन बंदरों ने अर्ली लव नहीं पाया,
वो बड़े होकर किसी से कनेक्ट नहीं कर पाए, ना मेट कर पाए, ना अपने बच्चों से जुड़ पाए। लव वॉज नॉट अ बोनस, इट वॉज सर्वाइवल वायरिंग। तो अब सोचिए, जब कोई कहता है बस अकेले रहने की आदत है, क्या वो सच में अकेले रहना चाहता है, या बस कभी किसी सॉफ्टनेस से जुड़ने का मौका नहीं मिला? हर इंसान के अंदर एक बंदर होता है जो बस चाहता है कोई उसे सॉफ्टली होल्ड करे, इवन इफ दैट होल्ड इज मेड ऑफ क्लॉथ एंड साइलेंस। और अब जब आप नींद में जा रहे हो, अगर आपको भी किसी का वो कपड़े सा वार्मथ याद आए, जिसने शायद आपको कुछ नहीं दिया लेकिन कुछ लिया भी नहीं, तो उसे सॉफ्टली याद करना, क्योंकि कभी कभी सबसे गहरी मांग सिर्फ एक इंसान की नमी होती है, एक स्पर्श जो कहे आई एम हियर। 20 द लर्न्ड हेल्पलेसनेस एक्सपेरिमेंट। कभी कभी हम रुक क्यों जाते हैं? जब दरवाजा खुला होता है, रास्ता साफ होता है, फिर भी हम वापस मुड़ जाते हैं। क्या हम थक चुके होते हैं या सिर्फ मान चुके होते हैं? एक कमरा था, धुंधला, सादा। एक कुत्ता उस कमरे में बंद था, जमीन पर लेटा हुआ, थका हुआ। लेकिन कुछ अजीब था, क्योंकि सामने एक छोटा सा दरवाजा था, खुला हुआ। वो बाहर जा सकता था, लेकिन वो गया नहीं। वो बस वहीं पड़ा रहा, जैसे उस दरवाजे का उसके लिए कोई मतलब ही नहीं था। ये कोई कहानी नहीं थी। 1970 में साइकोलॉजिस्ट मार्टिन सेलिगमैन ने एक सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स की। उन्होंने जानवरों को कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल शॉक्स के बीच रखा, और धीरे धीरे उन्होंने देखा कि जब दर्द का कोई लॉजिक नहीं होता, तो जानवर सीख लेते हैं कि कुछ भी करना बेकार है। फिर चाहे दरवाजा खुला हो, वो कोशिश ही नहीं करते। इस कॉन्सेप्ट को कहा गया लर्न्ड हेल्पलेसनेस। जब कोई बार बार हार जाता है या तकलीफ झेलता है, तो एक दिन वो खुद से कहना बंद कर देता है, मैं निकल सकता हूं। इंस्टेड वो धीरे से विस्पर करता है, शायद यही मेरी जगह है। और माइंड उस इनविजिबल केज को सच मान लेता है। सेलिगमैन का ये एक्सपेरिमेंट सिर्फ डॉग्स के लिए नहीं था, वो ह्यूमंस तक भी पहुंचा। डिप्रेशन, अब्यूज, टॉक्सिक वर्क, फेलिंग रिलेशनशिप्स, हर वो जगह जहां आप बार बार टूटे, माइंड एक दिन सीख लेता है, नो पॉइंट इन रनिंग, इवन व्हेन द पेन स्टॉप्स, द सरेंडर रिमेन्स। तो अब जब आप सोने जा रहे हो, अगर आपके माइंड में कोई दरवाजा खुला दिखे, लेकिन आप कहें नहीं, मैं नहीं जा सकता, तो पॉज करना और खुद से पूछना, क्या यह दरवाजा सच में बंद है, या मैंने ही मान लिया है कि है? क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ा पिंजरा वो होता है जिसकी चाबी आपके हाथ में ही होती है।